हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 6 शुरू करेंगे विच इज प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। हियर वी विल लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक, the data values entered by the user are required to be stored in the memory of a computer so that they can be processed. तो बच्चों, अब जो डेटा यूजर एंटर करता है कंप्यूटर के अंदर, वो सेव होता है मेमोरी के अंदर। तो बच्चों, उसको सेव करने के लिए भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है। इस चीज के लिए बच्चों हम क्या क्रिएट करते हैं, लोकेशन को क्रिएट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, जो कि वैल्यूज को स्टोर करती हैं। ये क्या होते हैं, ये नेम्ड लोकेशन होती हैं। ये मेमोरी लोकेशन जो होती है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये वैल्यूज जो होती हैं बच्चों, ये वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अब कैसे डिक्लेयर किया जाता है। बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल इन द प्रोग्राम, वेरिएबल यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए विजुअल बेसिक के अंदर डिम डायमेंशन स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड, डायमेंशन स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर्मेट क्या होता है बच्चों डिम स्टेटमेंट का, हम लिखते हैं डिम, उसके बाद हम लिखते हैं बच्चों वेरिएबल का नेम, जो हम नेम बच्चों देना चाहते हैं हम वो लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं एज, देन डेटा टाइप नेम, जो हमारा डेटा का टाइप है उसका नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे डिम जेड, जेड हमने वेरिएबल का नेम ले लिया। एज इंटीजर, हमारा जो डेटा टाइप का नेम है वो क्या है, इंटीजर, तो यहाँ हमने लिखा इंटीजर। ये डिक्लेयर करता है कि ये नेम z है बच्चों वेरिएबल का, जो कि इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर होगी, जो कि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगी। यहाँ पे बच्चों डिम और एज जो होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं, वाइल वेरिएबल नेम जो होते हैं बच्चों ये नेम दिया जाता है जो कि डेटा को रेफर करता है, जो डेटा वैल्यू होती है उसके अंदर स्टोर जो होती है उसको रेफर करता है। अब डेटा टाइप जो होता है ये डिटरमाइन करता है कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल, ये बताता है कि कौन से टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। We can select a data type as per the values which we want to store and process by the application. बच्चों, हम डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं हमारे वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जो कि हमें चाहिए होती है बच्चों स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेशन के थ्रू। वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल्स, हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप के। एग्जाम्पल हो गया डिम xyz एज इंटीजर, xyz हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए बच्चों, या फिर डिम ab एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बच्चों एक और डेटा टाइप है, और ab यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं। अब बच्चों ये 4 डेटा टाइप होते हैं, कैर, डेट, इंटीजर और स्ट्रिंग। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये स्टोर करता है बच्चों सिर्फ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को, ये 0 से 255 के बीच में होती है। इनका साइज 2 बाइट्स का होता है। डेट में बच्चों ये डेट और टाइम को स्टोर करती है, इनका साइज 8 बाइट्स का होता है। इंटीजर ये स्टोर करती है इंटीजर वैल्यूज को, जो कि -3 to 766 से लेके +3 to 767 तक होती है। इनका साइज 4 बाइट्स का होता है। फिर आती है स्ट्रिंग, ये स्टोर करते हैं सेट ऑफ करेक्टर्स इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल करेक्टर, इसमें सिंगल की जगह हम काफी सेट ऑफ करेक्टर्स को स्टोर करते हैं। ये 10 बाइट्स का होता है इनका साइज, प्लस इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी होती है। अब आता है असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को हम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं बच्चों वी कैन स्टोर अ वैल्यू इन इट, इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेट होता है वेरिएबल इज इक्वल टू
एक्सप्रेशन और वैल्यू। सिंपल होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू और उसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। एग्जाम्पल हो गया z इज इक्वल टू 14, z हमारा वेरिएबल विच इज द वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 14 इज द वैल्यू, या फिर z इज इक्वल टू x प्लस वाई, या फिर a इज इक्वल टू दीपा। इसमें हम जो करेक्टर्स होते हैं एक से ज्यादा वो भी डाल सकते हैं हम, जैसे दीपा क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। We can also assign the value to a variable during the run time। हम रन टाइम के टाइम पे भी बच्चों वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, which is entered by the user, जो कि यूजर एंटर करता है। This can be done in two ways। ये दो तरीके से हो जाती है बच्चों। First is using text box control, second is using input box method। First is assigning value using text box control। बच्चों इस मेथड में जो वैल्यू होती है वो यूजर एंटर करता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इज रीड एंड स्टोर इन अ वेरिएबल, वो रीड की जाती है और वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाती है। नेक्स्ट इज असाइनिंग वैल्यू यूजिंग इनपुट बॉक्स कमांड। इनपुट बॉक्स कमांड मेथड जो होता है बच्चों, द वैल्यू इज एंटर्ड बाय द यूजर। इस मेथड में बच्चों जो वैल्यू होती है वो यूजर ही एंटर करता है एक इनपुट बॉक्स के अंदर, जो कि रीड और डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। अब बच्चों हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स जो होते हैं ये सिंबल्स होते हैं बच्चों, जो कि यूज किए जाते हैं ऑपरेंड्स के साथ। नंबर ऑफ टेक्स्ट विच इज ऑपरेंड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टेक्स्ट टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। विजुअल बेसिक जो होता है वो सपोर्ट करता है बच्चों वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को, जैसे कि अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस। फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज होते हैं बच्चों। वेरियस टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। पहले जैसे कि एडिशन, ये दो नंबर को ऐड करता है। एग्जांपल हो गया y प्लस वाई विच इज 50। यहाँ पे गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू 30 है और x इज इक्वल टू 20 है। तो बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे y की जगह यहाँ पे x होना चाहिए था और यहाँ पे भी y की जगह x होना चाहिए था। तो अगर x प्लस वाई करे तो आउटपुट हमारा 50 आएगा, और y माइनस एक्स करे तो 30 माइनस 20 हमारा आ जाएगा आंसर 10। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर। ये क्या करता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है। फॉर एग्जांपल x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन का ऑपरेटर, ये दो नंबर को डिवाइड करता है। इंटीजर का ऑपरेटर, ये दो नंबर को डिवाइड करता है और क्या रिटर्न करता है, इंटीजर क्वोशिएंट को। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है बच्चों डिवीजन ऑपरेशन का। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर जो होते हैं यूज होते हैं बच्चों कंपेयर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट। और ये रिजल्ट में क्या देते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब जैसे फर्स्ट है इक्वल टू का साइन, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कि अगर ऑपरेंड्स, दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब नेक्स्ट है जैसे नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों ऑपरेंड इक्वल नहीं है, अदरवाइज अगर वो इक्वल है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू। बच्चों ये ट्रू रिटर्न करता है अगर पहला ऑपरेंड जो फर्स्ट वाला है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं x, अगर x बड़ा हुआ y से, बड़ा या फिर इक्वल हुआ y से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। अब जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट है बच्चों ग्रेटर देन। ग्रेटर देन तो जो होता है बच्चों वो ट्रू रिटर्न करता है अगर पहला ऑपरेंड बड़ा हो दूसरे ऑपरेंड से।
नेक्स्ट इज लेस देन, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर फर्स्ट ऑपरेंड छोटा हो दूसरे ऑपरेंड से। नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू, ये बच्चों ट्रू रिटर्न करेगा अगर फर्स्ट ऑपरेंड छोटा है या फिर इक्वल है दूसरे ऑपरेंड के, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये जो होते हैं बच्चों, ये यूज होते हैं दो और दो से ज्यादा कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए, इसमें कंडीशंस यूज होती हैं। एंड गिव रिजल्ट, ये भी रिजल्ट या तो ट्रू देता है या फिर फॉल्स देता है। जैसे कि पहली होती है एंड। एंड ऑपरेटर जो होता है ये ट्रू रिटर्न करता है अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर सिर्फ एक कंडीशन ठीक हो, तब भी ये ट्रू रिटर्न कर देता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और में बच्चों ये नेसेसरी नहीं होता कि सारी ही कंडीशंस ट्रू हो, सारी ही कंडीशन सही हो तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी ठीक होती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। अब आता है क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग ऑपरेटर्स। तो बच्चों कैसे अब हम एप्लीकेशन बनाते हैं ये देखेंगे। स्टेप 1 होता है क्रिएट एंड डिजाइन अ फॉर्म। सबसे पहले हम एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं और डिजाइन करते हैं टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। हम एक सिंपल कैलकुलेटर का डिजाइन बनाएंगे। इसमें हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे और कोड लिखेंगे फॉर द क्लिक इवेंट ऑफ ईच बटन। हर बटन के लिए जो कोड है वो लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे 2 नंबर डालने हैं और ये 4 बटन्स हैं इधर, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट। पब्लिक क्लास फॉर्म 1 dim n1 n2 sum diff pro quo which is for quotient as integer। तो यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले हमने ये वेरिएबल्स ले लिए, ये वेरिएबल ले लिए और इनका क्या टाइप होगा, डेटा टाइप इंटीजर। प्राइवेट सब बटन 1 click 1 sender as object as event r handles bt sum dot click। तो फिर बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पे जो कोड है वो लिख देंगे। n1 के लिए txt num1 डॉट टेक्स्ट और n2 के लिए देन सम क्या हो जाएगा n1 प्लस n2। मैसेज बॉक्स एक डालेंगे यहाँ पे, मैसेज बॉक्स में क्या आ जाएगा हमारा नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये लिखा आएगा। एंड इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा हमारा सम, जो हमारा सम है यहाँ पे ऊपर वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हम डिफरेंस के लिए भी लिखेंगे जिसमें हम 2 नंबर को लेंगे, उसके बाद डिफरेंस को बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस हो जाएगा div, जो वेरिएबल था उसमें हमने असाइन कर दिया n1 माइनस n2। इसका मतलब है कि n1 माइनस n2 इसमें हम करेंगे। फिर यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम असाइन कर देंगे जो कि हमें एज अ आउटपुट मिलेगा। हमें आउटपुट मिलेगा नंबर 1 माइनस नंबर 2 इज इक्वल टू, ये लिखा आएगा पहले और फिर आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू के बाद हमारा जो आंसर होगा वो। इसी तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करेंगे और डिवीजन के लिए करेंगे। The variables n1 and 2 sum diff pro quo are declared as integer। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इनको इंटीजर्स की तरह डिक्लेयर करा वेरिएबल्स को। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो स्टेटमेंट n1 txt num डॉट टेक्स्ट और जो n2 इज इक्वल टू txt num2 डॉट टेक्स्ट को हमने असाइन किया वैल्यूज entered in the text boxes to variables n1 and 2 respectively। इनमें हमने फिर वैल्यूज असाइन करी। फिर थर्ड में बच्चों हमने क्या करा था, डिक्लेयर करा था कि सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। लास्ट में बच्चों हमने एक मैसेज बॉक्स मेथड डिस्प्ले करा था जिसमें एक मैसेज बॉक्स होता है बच्चों जिसमें हमारा डिस्प्ले होता है रिजल्ट।
अब आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं बच्चों, वो यूज होती हैं जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ये यूज की जाती है रिस्ट्रिक्टिंग और एग्जीक्यूटिंग के लिए as set of statements based on the test condition or repeating or skipping the execution of some statement। जैसे फर्स्ट है बच्चों it, if, then, else and if कंट्रोल स्टेटमेंट। ये क्या होता है बच्चों? ये कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि डिसीजन लेती है टू रन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड, एक कोड को रन करवाने के लिए इफ द कंडीशन इज ट्रू। ये तभी बच्चों डिसीजन लेगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये क्या करेगी? ये दूसरा कोड को रन करवाएगी। इसका फॉर्मेट होता है इफ लिखते हैं हम सबसे पहले, उसके अंदर हम कंडीशन देते हैं, देन लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी अगर ये ट्रू होगा तो। फिर हम एल्स देते हैं, एल्स के अंदर स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ, अगर ये फॉल्स हो गई ऊपर वाली कंडीशन, तो ये एग्जीक्यूट होगा। फिर एंड इफ लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। इफ x इज ग्रेटर देन 100, अगर x 100 से बड़ा हुआ, देन y इज इक्वल टू 1000, else y इज इक्वल टू 500 एंड if। तो अब बच्चों क्या करेंगे? इसका क्या मतलब हुआ? अगर जो वैल्यू होगी x की वो 100 से बड़ी हुई, द वैल्यू 1000 इज असाइन टू वेरिएबल y, तो अगर वो बड़ी हुई तो जो वेरिएबल y है उसमें 1000 वैल्यू असाइन हो जाएगी, और अगर नहीं हुई वो तो वैल्यू 500 असाइन हो जाएगी हमारे y वेरिएबल में। क्रिएटिंग एप्लीकेशन यूजिंग इफ, देन, एल्स एंड इफ। बच्चों अब इसको यूज करके हम कैसे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं? लेट अस क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन टू टेस्ट विच नंबर इज ग्रेटर अमंग the two using if, then, else and if statement। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये स्टेटमेंट को यूज करके। स्टेप 1 होगा कि हम एक फॉर्म बनाएं इस टाइप से जो यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे बच्चों कोड, ये कोड हम लिखेंगे और एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। पब्लिक क्लास फॉर्म 1, dim a as integer। तो बच्चों पब्लिक क्लास फॉर्म 1, उसके बाद हमने इसमें एक a वेरिएबल को हमने लिया है और उसका डेटा टाइप, उसमें क्या स्टोर होगा? इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी। प्राइवेट सब बटन 1, क्लिक सेंडर एज ऑब्जेक्ट, e एज इवेंट, argsa हैंडल्स बटन 1 डॉट क्लिक। इसके बाद बच्चों a के अंदर हमने क्या करवाया है? a इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर योर एज। तो a इज इक्वल टू बच्चों इनपुट बॉक्स में हमने एक एज एंटर करवाएंगे। उसके बाद अगर एज a जो है वो 18 से बड़ी हुई तो मैसेज बॉक्स क्या प्रिंट कर देगा कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो, वोट के लिए एलिजिबल हो, गो अहेड। और अगर a 18 से बड़ा नहीं हुआ, आपने जो वैल्यू एंटर करोगे अगर वो 18 से छोटी एंटर करी हो, तो क्या मैसेज बॉक्स शो करेगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, सॉरी। इसके बाद एंड इफ एंड सब एंड क्लास, यहाँ पे हमारा जो कोड है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम सेव करेंगे और एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो अगर हमने जो हमारी जो एज है वो 18 से ज्यादा हमने डाली हो, तो अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम एंटर करेंगे चेक एलिजिबिलिटी टू वोट। सबसे पहले हमारे पास ये शो होगा एंटर योर एज, ये हमसे पूछेगा हमारी एज, हम एज डालेंगे। अगर एज हमने डाली 18 से कम,
18 से कम डाली तो क्या शो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, सॉरी। अगर यहाँ पे हमने एज 18 से ज्यादा डाली हो, 21 डाली है सपोज, ओके करेंगे तो हमें क्या शो होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट, गो अहेड। अब आता है फॉर नेक्स्ट लूप। लूप क्या होता है, ये एक सीक्वेंस होता है बच्चों इंस्ट्रक्शन का जो कि रिपीट होता है until a certain condition is reached। जब तक एक कंडीशन रीच नहीं हो जाती तब तक ये रिपीट करता जाता है। लूप अलाउ करता है कि हम एग्जीक्यूट करें स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स। Using for next loop statement, we can instruct Visual Basic to begin a loop by starting a counter from a specific value. Statements in this loop are executed and counter value is updated every time. The loop terminates when the counter value reaches the upper limit. तो जो लूप होता है वो खत्म हो जाता है, वो टर्मिनेट कर जाता है अगर हमारी जो वैल्यू काउंटर वैल्यू होती है वो एक अपर लिमिट तक रीच कर जाती है। इसका फॉर्मेट होता है फॉर काउंटर इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू, स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड। इसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट्स डाल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें इंटीजर वैल्यू हम स्टोर करेंगे। फॉर काउंट, अगर काउंट 2 to 10 हो, 2 to 10 स्टेप 2, मैसेज बॉक्स काउंट। नेक्स्ट, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा, द काउंटर वैल्यू स्टार्ट्स एट 2। जो काउंटर वैल्यू है वो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से 10 तक के जो रेंज है वो दे रखी है। एंड एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स फॉर बिटवीन फॉर एंड नेक्स्ट कमांड। द वैल्यू ऑफ काउंट इज बाय 2 step 2 and the statement inside for next are executed again. This is repeated till the value of count is less than equal to 10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 4 6 8 10। ये क्यों आई बच्चों, सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 2 वैल्यूज को स्किप करा, 3 को स्किप करा, 2 से 3, 3 से 4, फिर आ गया हमारे पास 4। यहाँ पे 2 वैल्यूज इसलिए स्किप करी क्योंकि यहाँ लिखा था स्टेप 2। 2 स्टेप्स हमें लेने हैं। इसके बाद 4 के बाद 2 स्टेप फिर हुए 6, फिर 2 स्टेप फिर हुए 8, फिर 10। 10 पे ये बच्चों रुक गया क्योंकि हमारी एंड वैल्यू यहाँ पे थी 10। तो हमारे पास आउटपुट आ गया बच्चों ये। अब आता है क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग फॉर नेक्स्ट। एक एप्लीकेशन अब हम कैसे बनाएंगे बच्चों फॉर नेक्स्ट को यूज करके। लेट अस नाउ क्रिएट एज an application which reads a number from the user and generates its multiplication table। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि क्या करेगा, एक नंबर हमसे लेगा और क्या जनरेट करेगा, फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्म डिजाइन कर लेंगे बच्चों, उसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे बच्चों बटन के ऊपर और कोड लिखेंगे। कोड में बच्चों सबसे पहले डिम काउंट नम एज इंटीजर, ये हमने फिर वेरिएबल ले लिया सबसे पहले। उसके बाद जो नम है उसमें हमने इनपुट बॉक्स दिया जो बोल रहा है एंटर द नंबर टू जनरेट इट्स टेबल, जो कि हमें हमसे एक नंबर मांगेगा ताकि उसका टेबल जनरेट वो कर पाए। फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1। तो बच्चों ये सिमिलर ऊपर की तरह यहाँ पे हमने करा है और स्टेप क्या है इस बार 1 है स्टेप, तो कुछ स्किप नहीं होगा। फिर यहाँ पे हमने एक मैसेज बॉक्स दे दिया है नम एंड एक्स, फिर एंड का सिंबल। तो बच्चों हम ये पूरा लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट एंड सब एंड क्लास। स्टेप 3 होगा कि एप्लीकेशन हमारा रन करेगा। तो बच्चों ये जो कोड है क्या आउटपुट देगा, सबसे पहले इट विल आस्क अस
फॉर द नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटर द नंबर टू जनरेट द टेबल। हमने यहाँ पे सपोज एक नंबर दे दिया, 8 दे दिया, ओके करेंगे तो हमारे पास ये इस तरीके से नंबर्स हमें टेबल देगा। ये हमें 8 के जो मल्टीप्लीकेशंस हैं सारे वो प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको जो कोडिंग है बेसिक विजुअल बेसिक की वो समझ आई होंगी। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, और अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।